मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो चाहते हैं यदि कि जितना भी कंटेंट इस चैनल के ऊपर हम लोग मिशन कंपटीशन के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं उस सब का आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा मिशन कंपटीशन का। बस उस मिशन कंपटीशन के अंदर जितने भी वीडियोस यहां पर आ रहे हैं उनके पीडीएफ्स आप लोग वहां पर अवेलेबल होंगे, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को डेडिकेटेड। सबसे जरूरी चीज है कि आप उठें और कुछ करें। लाइफ के अंदर कई लोग क्या करते हैं, सोचते रह जाते हैं कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, और इसी के अंदर समय निकल जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज दैट कि आप, सबसे जरूरी चीज यदि है तो आप उठें और कुछ करें। वेल बिगिन इज हाफ डन, याद रखना। स्टार्ट कर दीजिए, एक बार अपने काम को चालू कर दीजिए, बस फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो देश के हर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और क्योंकि हम इस देश के वासी हैं हमको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। जो महत्वपूर्ण सिंबल्स हैं उन सब को आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में से सबसे पहला हम लोग ले रहे हैं राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, तो वो क्या है भाई, आम है। ठीक है, मैंगो। गर्मी के दिनों के अंदर यदि आम ना आए, है ना, तो फीका फीका सा लगता है गर्मी का मौसम। सो मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका, इंडिका, ये इसका बॉटनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है। आम फलों का राजा माना जाता है। ठीक है ना, फलों का राजा कौन है, आम है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू हुई थी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आम की जो खेती चालू हुई उसका जो ओरिजिन हुआ वो भारत के अंदर ही हुआ, आज से 4000 वर्ष पहले। और 500 से अधिक किस्म के आम भारत में होते हैं। लगभग कितने, 500 से अधिक किस्म के आम भारत में होते हैं। ठीक है, उनमें से 100 किस्में जो है वो खास है ना, 100 किस्में खास है, 100 किस्में खास है। ठीक है, आम के पेड़ को भारतीय पवित्र वृक्ष मानते हैं। आम के पेड़ को क्या करते हैं, पवित्र वृक्ष माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा के अंदर आशोपालव और अन्य पत्तों के साथ में आम के पत्तों को भी ले लिया जाता है। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मलगोवा है। भारत में सबसे पहला उत्पादित यदि कोई कलमी आम था तो वो कौन सा था, मलगोवा है। मलगोवा क्या है, एक उसकी वैरायटी है, आम की वैरायटी है। अच्छा, कुछ और वैरायटीज़ की बात करें तो अल्फोंसा या अल्फांसो, एल्फांसो, नीलम, बंकन, पल्ली, मलगोवा जो सबसे पहले उत्पादित हुआ था, सुवर्ण रेखा, चौड़ा, लंगड़ा, दशहरी, मालदा, चौसा, गुलाब खास, ये सब बढ़िया किस्में हैं। वैसे तो बहुत किस्में हैं भारत के अंदर आम की, लेकिन जो मुख्य किस्में हैं वो आपके सामने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, तो आम को राष्ट्रीय फल माना गया है, फलों का राजा माना गया है। ठीक है, जिन लोगों को इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी दे दिया गया है, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो एंड मैंगीफेरा इंडिका इज द बॉटनिकल नेम। याद रखना, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, ये इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। द मैंगो ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फ्रूट ट्रीज इन इंडिया। देर आर ओवर 100 वेराइटीज ऑफ मैंगोज। जैसे मैंने कहा ना, वैसे तो 500 किस्में, लेकिन 100 ही उनमें से क्या है, खास है। 100 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स एंड टेस्ट। ठीक है, लगभग 100 किस्में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में से अब जो अभी हमने नेशनल फ्रूट पढ़ा उसके बाद में नेशनल ट्री के ऊपर आते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष। तो बरगद जो है उसको, बरगद का जो पेड़ है जिसको कि बनियन ट्री कहते हैं, काफ़ी विशालकाय वृक्ष होता है, इसको हम राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा देते हैं। बरगद के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया जाता है। इसको फाइकस बेंगलिनेसिस भी कहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, फाइकस बेंगलिनेसिस। इसको फाइकस बेंगलिनेसिस कहते हैं। भारत में पतझड़ वाले आर्द्र वन जो होते हैं वहां पर दिखाई देने वाला पेड़, देहातों में भी उगता है, ठीक है। पतझड़ वाले आर्द्र वनों में ज्यादातर ये दिखाई देता है। हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। छायादार पेड़ के रूप में इसे उगाते हैं, बहुत छायादार होता है, बहुत बहुत घना डूम शेप्ड होता है। बरगद की शाखाओं में से भी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। यदि आप बरगद के पेड़ को देखोगे तो इसकी कुछ शाखाएं हैं, ये देख रहे हो, ये यदि आप देख पा रहे हैं तो इसकी जो कुछ शाखाएं हैं ये नीचे की तरफ क्या होती है, बढ़ती है। बरगद की शाखाओं में से भी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है। जानते हो इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपरूट्स कहते हैं। आपने कभी पढ़ा हो बायोलॉजी की क्लास में, तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपरूट्स कहते हैं, जो ऊपर से शाखाओं से निकलती है और जमीन में घुस जाती है। जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्प काल है। बरगद के अंदर जो पुष्पन की क्रिया होती है वो जनवरी से मार्च तक होती है। इसके पत्ते बड़ी साइज के होते हैं, 10 से 20 सेंटीमीटर लंबे और 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होते हैं, ये चौड़े होते हैं। और इसके बीच का व्यास 2.5 मिलीमीटर, व्यास जो चौड़ाई है वो 2.5 मिलीमीटर है। और वजन जो है वो लगभग 1.25 ग्राम के करीब है। वजन जो है वो कितना है? 1.25 ग्राम के करीब है। क्लियर है? तो इसके बीज का व्यास 2.5 मिलीमीटर और वजन 1.25 ग्राम है इसका बीजों का। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शाखाओं से नीचे की तरफ जड़ें निकलती है जो जमीन के नीचे चली जाती है, जो प्लांट को अतिरिक्त सपोर्ट देने का काम करती है। और इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपरूट्स के नाम से जानते हैं। एक बार फिर बता दें, ये बनियन ट्री जो है उसको राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। सो बनियन ट्री, इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडियन बनियन ट्री, जिसको कि हम लोग फाइकस बेंगलिनेसिस कहते हैं, हैज़ ब्रांचेस डेट रूट्स देमसेल्फ। मतलब इसकी जो ब्रांचेस होती है उन ब्रांचेस से नीचे की तरफ क्या निकल जाती है? रूट्स निकल जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, ये सब रूट्स जो है वो कौन सी है? प्रॉपरूट्स है, ठीक है। नाउ ड्यू टू, याद रखना, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रेडिंग द होल एरिया विथ इट रूट्स, पूरा के पूरा एरिया को ये रूट से कवर कर लेती है। एक्सपांडिंग ट्रंक, इसका ट्रंक काफ़ी चौड़ा होता है। एंड इट्स लॉन्गिविटी, बहुत लंबे समय तक ये पादप रहता है। दिस ट्री इज कंसिडर्ड एज इमॉर्टल, अमर मानते हैं इसको, है ना। एंड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मिथ्स एंड लीजेंड्स इन इंडिया। मतलब इससे कई जुड़े हुए जो मिथ्स हैं, राइट, वो भी इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं इससे, ठीक है। इवन टुडे बनियन ट्री इज द फोकल पॉइंट ऑफ विलेज लाइफ। आज भी विलेजेस के अंदर, जैसे कि मैंने कहा ना कि देहातों के अंदर हर एक आपने ज़्यादातर गाँवों के अंदर देखा होगा कि गांव की चौपाल के ऊपर, वहाँ पर जहाँ चौपाल लगती है वहाँ पर एक बड़ा सा एक बनियन ट्री होता है। और आज भी ये इतिहास गवाह है कि जितनी भी पंचायतें और जितनी भी जो गांव वालों की चर्चाएं होती है वो सब उस आम के पेड़ के, ये बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही होती है। तो द विलेज काउंसिल मीट्स अंडर द शेड ऑफ दिस ट्री। आज भी विलेज की जितनी भी पंचायतें, काउंसिल जो होती है, वो वहाँ पर ही बैठती है और वहाँ पर ही चर्चा करती है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का नेशनल ट्री है, जिसको कि अपने क्या कह रहे हैं? बनियन ट्री कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? नेशनल फ्लावर, राइट। अभी हमने नेशनल फ्रूट की बात की, हमने नेशनल ट्री की बात की, अब हम आते हैं नेशनल फ्लावर के ऊपर। जो हमारे देश का नेशनल फ्लावर है वो क्या है? कमल। काफ़ी खूबसूरत सा पुष्प होता है कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा, ये इसका बॉटनिकल नाम है, ठीक है, यानी कि उसका वैज्ञानिक नाम है। जलाशयों में उगने वाले इसके पौधे की औसत आयु लगभग 2 साल की है। भारतीय पुराणों में भी कमल का प्रमुख स्थान है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। इसीलिए तो दिवाली के ऊपर आप पूजन वगैरह करते हो, तो है ना, तो लक्ष्मी जी को लाने के लिए, घर में प्रवेश करवाने के लिए हम
कमल के ऊपर बिठाते हैं, ठीक है। भारतीय साहित्य में भी कमल को विशेष महत्व दिया गया है। कमल के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? पद्म हो सकता है, अरविंद, पंकज, अंबुज, नलिन, सरोज, सरसिज, सरसी, रूह और राजीव, ये सब कमल के ही पर्यायवाची शब्द है। इनमें से जो सबसे खास है पद्म है, जैसे अरविंद है, पंकज है, अंबुज है, नलिन है, सरोज है ना, ये सब इसके खास पर्यायवाची शब्द है। और 18 पुराणों में एक का नाम पद्म पुराण भी है ना। मतलब पद्म वर्ड किसके लिए यूज हुआ था? कमल के लिए यूज हुआ था। तो 18 पुराणों में से एक नाम पद्म पुराण भी है। तो पद्म पुराण का नाम जो है वो कमल के आधार पर रखा गया है। तो ये हमारा नेशनल फ्लावर है। क्या कहते हैं इसे? लोटस कहते हैं। सो नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ कॉल्ड एज निलंबो न्यूसीफेरा। इट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ये भारत का नेशनल फ्लावर है। इट इज़ सेक्रेड फ्लावर। सेक्रेड क्यों है? क्योंकि इससे काफ़ी कुछ चीज़ें इसको पूजा वगैरह और इसमें प्रयोग में लेते हैं, इसलिए ये सेक्रेड फ्लावर है। एंड ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजिशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ एन ऑसिपिशियस सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। ये एक सिंबल है अपने इंडियन कल्चर का। तो लोटस को नेशनल फ्लावर कहते हैं। इसका जो बॉटनिकल नाम या साइंटिफिक नेम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेशनल एनिमल कौन सा है? कई बार जो है राष्ट्रीय पशु जब पूछते हैं तो बच्चे जो है वो बाघ की जगह पर सिंह लिख कर आ जाते हैं, टाइगर ने लिख के और लॉयन लिख के आ जाते हैं। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? उसका कारण बताता हूँ। बहुत सारे कारण है इसमें। देखिएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है ना, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस काफ़ी खूबसूरत जीव है, सामने दिखा रखा है पिक्चर। ये बिल्ली की जाति के बाघ की औसत आयु, बिल्ली के जाति के बाघ की औसत आयु लगभग, इसकी औसत आयु एवरेज लाइफ स्पान जो है वो लगभग 20 साल के करीब है। एशिया में बाघ कहाँ कहाँ पर? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया में दिखते हैं। ज़्यादातर ये एशिया में कहाँ पर है? एशिया में बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया वगैरह के अंदर क्या होते हैं, ये वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। काली रेखाओं से युक्त धूमिल पीला रंग है ना, धूमिल पीला मतलब लाइट येलो, धूमिल पीला रंग, इसके ऊपर काली रेखाएं होती है, आप देख पा रहे हैं काली रेखाएं हैं, राइट, से युक्त धूमिल पीला रंग और नारंगी रंग का इनका शरीर होता है और काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। 1972 में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। ध्यान से सुनना, 1972, स्टार लगा देता हूँ, 1972 में बाघ को, टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बाघ को राष्ट्रीय पशु क्या कर दिया? घोषित कर दिया। ऑलराइट, सो इंग्लिश में भी देख लीजिए, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो नेशनल एनिमल, इसके अलावा इंग्लिश में भी अभी देखते हैं अपने, लेकिन कुछ और चीज़ें पहले बात कर लें, फिर उसके बाद में बताते हैं। ये जो बाघ है, भारत में केवल गुजरात में सिंह है। देखो, बाघ को मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पर, 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। 1967 तक, याद रखना, 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ न होकर क्या था? सिंह था, लॉयन था। लेकिन भारत में केवल गुजरात में ही सिंह है। देखिए, नेशन वाइड नहीं है, टाइगर नेशन वाइड है, लेकिन जो सिंह है, लॉयन है, वो केवल गुजरात में, इसलिए सिंह से राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया। 1967 तक ही भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में सिंह को माना गया था। उसके बाद में राष्ट्रीय पशु के रूप में किसको मान लिया गया? टाइगर को मान लिया गया। एक वयस्क बाघ का वजन 190 किलोग्राम भारी भरकम होता है और लंबाई 3.5 मीटर के करीब होती है, बहुत लंबा चौड़ा होता है। और बाघिन का जो वजन है वो लगभग 135 किलोग्राम होता है। तो बाघिन का जो वजन है वो थोड़ा कम है और बाघ का जो वजन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण परियोजना चालू की गई थी 1973 के अंदर, राइट। जब से इसको किसका दर्जा मिला, नेशनल एनिमल का दर्जा मिला है। फिर इसके बाद में 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ संरक्षण परियोजना चालू की गई, राइट। और ये ताकि इनको विलुप्ति से बचाया जा सके। साइबेरिया में भी बाघ होते हैं, वो आकार में अन्य बाघों से बड़े होते हैं। साइबेरियन बाघ एशियन बाघों से भी ज़्यादा जो बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, वो साइबेरियन बाघ होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जो बाघ होता है उसको टाइगर बोलते हैं, और जो बाघिन होती है, जो फीमेल होती है, उसको टाइग्रेस कहते हैं। फीमेल इज टाइग्रेस और मेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइगर कहते हैं। बाघ और बाघिन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने संकर करवाया हुआ है। बाघ और शेरनी, बाघ मतलब मेल टाइगर और शेरनी की संकरण संतान, मतलब इन दोनों के संकर से बनी संतान, हाइब्रिड जो संतान है वो टाइगोन के नाम से जानी जाती है। टाइगोन, टाइगर प्लस लॉयन, टाइगर प्लस लॉयन, आप समझ पा रहे हो। टाइगर प्लस लॉयन, बाघ को क्या कहते हैं, टाइगर। शेरनी को क्या कहते हैं, यानी कि लॉयन है ना, वो लॉयनेस। तो टाइगर प्लस लॉयन का जो संकर होगा वो टाइगन, और बाघिन यानी कि टिग्रिस है ना, और शेर की संकर जाति, और शेर की जो संकर जाति है, तो बाघिन और शेर की संकर जाति को लाइजर कहते हैं। तो LI फॉर लॉयन एंड जर फॉर टाइगर, ठीक है ना। तो बाघिन और शेर की संकर संतान को लाइजर कहते हैं, और बाघ और शेरनी की संतान को टाइगन कहते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, संकर संतानें जितने भी होती है, संकर संतानों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती है। जो हाइब्रिड्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती है। इज इट क्लियर? सो ये चीज़ याद रखना। तो नेशनल एनिमल का जो दर्जा है वो किसको दिया गया है भाई, टाइगर को दिया गया है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, टाइगर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस, है ना। टाइगर को देखने के लिए लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। ग्रेस, स्ट्रेंथ, ताकत है, एबिलिटी एंड इनॉर्मस पावर हैज़ अर्नड द टाइगर नॉन एज द पैंथेरा टिग्रिस द टाइटल ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल का दर्जा इसको यूं ही थोड़ी मिल गया। इसका जो ग्रेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो एबिलिटी है, इसका जो पावर है, उसके कारण इस पैंथेरा टिग्रिस को नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कहा गया। आउट ऑफ द 8 एग्जिस्टिंग स्पीशीज, कुल मिलाकर बाघों की लगभग 8 जातियां हैं, लगभग बाघों की 8 जातियां हैं। देयर आर 8 एग्जिस्टिंग स्पीशीज बट द रॉयल बंगाल टाइगर इज द रेयरेस्ट। सबसे जो कम पाया जाता है वो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो रेयरेस्ट है। टू प्रोटेक्ट द मोस्ट डिवाइंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है वर्ल्ड ओवर, न केवल इंडिया में, वर्ल्ड ओवर में। इससे बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को चालू किया गया था अप्रैल 1973 के अंदर, ताकि हम इनको कंजर्व कर पाएँ और इनकी लीगेसी को बचा पाएँ। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, पिकॉक, नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत सा पक्षी है, इतना प्यारा पक्षी है, लेकिन फिर भी इसका जम के शिकार हो रहा है, राइट। और मतलब बहुत खतरे में ये जीव भी। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेवोक्रिस्टेटस है, पेवोक्रिस्टेटस। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पेवोक्रिस्टेटस है। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया आदि में ये साधारणतया दिखाई देते हैं। प्रजनन के समय मोर पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। जब इनके अंदर ब्रीडिंग सीजन होता है तो पंख फैलाकर नृत्य करते हैं। ये पक्षी मिश्र भोजी है। मिश्र भोजी का मतलब है मिक्सोट्रॉपिक है। ये अलग अलग तरीके के भोजन को ये खा सकता है, मिश्र भोजी है ये। और ये पेड़ के खोखले में होलो स्टेम्स जो होते हैं वहाँ पर ये रहते हैं। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई। ये ध्यान रखना, ये डेटा मत भूलना। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी गई, और भारत के अंदर मोर को मारना क्या है, निषेध है। अब वो बात भारत की त्रासदी है कि रोज ये कहने में है, लेकिन बहुत सारे मोरों को मार दिया जाता है। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्य का वाहन है ना, सुब्रह्मण्य का वाहन है। योगासनों में भी एक का नाम मयूरासन
है ना। योगासन जो करते हैं ना, उसमें एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, मयूरासन, है ना। उसके अंदर जो है वो आसन की मुद्रा जो है वो कैसी, मयूर जैसी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी है। मोर को मयूर या कैकी या कैक के नाम से भी जाना जाता है। मोर को तो हम कहते हैं पिकॉक, और मोरनी को हम क्या कहते हैं, पीहन। मोर को कहते हैं पिकॉक, मोरनी को कहते हैं पीहन। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस नेशनल बर्ड के लिए और इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में, जैसे कि हमने कहा इंडिया के अंदर जो पिकॉक है उसको साइंटिफिकली हम पेवो क्रिस्टेटस कहते हैं, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ एक्चुअली मेंट फॉर इट्स ब्यूटीफुल वेलवेट फेदर्स एंड अ स्लेंडर नेक। काफ़ी खूबसूरत सी मोरनी की, कहते हैं ना, मोरनी की नेक काफ़ी स्लिम जो होती है वो उसकी क्या होती है, गर्दन होती है, और काफ़ी खूबसूरत से उसके क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। अच्छा याद रखना, मेल जो होता है, मेल की पहचान है कि वो ज़्यादा कलरफुल होता है फीमेल से, है ना। और उसका जो पूरा आगे का जो हिस्सा होता है, नेक वाला जो हिस्सा होता है वो ब्लू होता है, एंड नेक, है ना, ब्लू ब्रेस्ट एंड नेक, एंड स्पेक्टिकुलर ब्रॉन्ज ग्रीन टेल, राइट, अलोंग 200 इलोंगेटेड फेदर्स। यानी कि मेल थोड़ा सा बड़ा भी होता है, ठीक है, मेल बहुत कलरफुल होता है, ठीक है। उसके आगे का जो पोर्शन होता है, नेक वाला जो पोर्शन होता है, ब्रेस्ट वाला जो पोर्शन होता है वो ब्लू होता है, राइट। पीछे जो टेल होती है वो ब्रॉन्ज और ग्रीन होती है, और लगभग 200 फेदर्स होते हैं। मोरपंख होते हैं ना, वो 200 फेदर्स होते हैं। फीमेल जो होती है उसकी पहचान ये है कि वो थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, ब्राउनिश होती है, और स्लाइटली थोड़ी छोटी होती है मेल से, और टेल उसके अंदर नहीं होती है। टेल जितनी ये जो मेल के अंदर पूरी की पूरी टेल फैली होती है वैसी टेल नहीं होती है। और जो डांस है, द डांस ऑफ द मेल, है ना, द डांस ऑफ द मेल फैनिंग आउट द टेल एंड preening its feathers is a gorgeous sight। ठीक है ना, डांस ऑफ द मेल, है ना, मेल को डांस करते हुए देखा होगा, और पूरे के पूरे खूबसूरत पंखों को क्या कर देता है, अपनी टेल के पंखों को फैला देता है। ठीक है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय पशु नहीं कहा मैंने कहा राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल। हाथी को ये संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, विश्व भर के अंदर याद रखना है, एशिया के करीब, राइट, एशिया के करीब 60% हाथी भारत में, जितने भी एशिया के अंदर हाथी है उसमें से 60% हाथी जो है वो कहाँ पर है, भारत में है। हाथी को देश में राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। देश में हाथियों की संख्या बढ़ाने और इन्हें सुरक्षित पुनर्वास उपलब्ध करवाने के लिए समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के वास्ते सुरक्षित गलियारा उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी क्या की है, घोषणा की है, ताकि ये आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सके, विचरण कर सके। तो इनके लिए एक सुरक्षित गलियारा उपलब्ध करवाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। और एशिया में जैसे कि मैंने बताया 60% क्या है, हाथी है। तो ये इतना बड़ा जो है एक मैमल है, इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल, राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा इसको दिया गया है। ठीक है, सो इट इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल। ऑलराइट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने कहा है, ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स, द लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है ना, स्पीशीज ऑन लैंड, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इट द नेशनल हेरिटेज एनिमल। अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। मतलब एशिया के अंदर जितने भी हैं उसमें से लगभग 60% हाथी जो है वो आज भी कहाँ पर है, भारत के अंदर है। लेकिन इसका जम के वहाँ पर भी शिकार हुआ है, स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर। आपने वीरप्पन वगैरह का नाम सुना होगा, जिसने कि केवल हाथी दांतों की स्मगलिंग वगैरह के लिए कई सारे हाथियों को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि वीरप्पन ने लगभग वहाँ पर जंगलों के अंदर हाथी दांत को प्राप्त करने के लिए लगभग 2000 हाथियों को उसने मार दिया था। अब आप सोचें, कोई हाथी कोई छोटा मोटा तो कोई जीव है नहीं, लेकिन उसने 2000 हाथियों को मार डाला। नाउ राष्ट्रीय जलीय जीव, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, रिवर डॉल्फिन है। ये यहाँ पर पिक्चर बना रखा है इसका, देखिए। नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जिसको प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका, भारत में संकटापन्न प्रजाति है। ये मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, बहुत ज़्यादा संकट में यह
प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में, इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान से सुनना, इसलिए इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विलुप्ति के कगार पर है, बहुत ज़्यादा खतरे में। तो इसे याद रखना, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना, वापस से बोल रहा हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरे में है। माना जाता है कि शिकार इसके पर्यावास का हास, मतलब जहाँ पर इसका आवास है, ठीक है ना, उसका हास, दलदल, प्रदूषण और नदी में पानी की मात्रा का कम होना ही डॉल्फिन की संख्या के कम होने के प्रमुख कारण हैं। यदि पूछा जाए आपसे कि डॉल्फिन कम क्यों हो रही है, ये जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है कम क्यों हो रहा है, तो शिकार के कारण, इसके आवासों का हास होना, दलदल के कारण, पानी की मात्रा कम हो गई है, दलदल बढ़ गया है, प्रदूषण के कारण, और नदी में पानी की मात्रा कम हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, और गाद और सिल्ट और मिट्टी आके जमा हो रही है, तो पानी की मात्रा कम हो रही है। इसको पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, बड़ा जीव है, तो डॉल्फिन की संख्या कम होने के प्रमुख कारण है। इज इट क्लियर? सो रिवर डॉल्फिन इज ट्रीटेड एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इसे प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, बहुत बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर है, इसीलिए इसे क्या है, इट इज़ पुटेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 के अंदर इसको डाला गया है। ठीक है, पोचिंग का मतलब समझते हो, ये शिकार वगैरह होना, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ इट्स हैबिटेट, उसकी जिस जगह पर रह रहा है, जिस जगह पर रह रही है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, सिल्टेशन, पानी के अंदर पानी की मात्रा कम हो रही है, सिल्ट की जो अमाउंट है, मिट्टी जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, पोल्यूशन हो रहा है ना, वाटर का फ्लो जो है वो रिवर के अंदर कम हो रहा है, और यही इसको थ्रेट करता है, इसकी एग्जिस्टेंस को। ठीक है, हमें इनको बचाना होगा, ये राष्ट्रीय प्रतीक है, धरोहर है। नाउ, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रीय मुद्रा, हमारी नेशनल करेंसी है ना, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुद्रा का ये प्रतीक देवनागरी के अक्षर र और रोमन अक्षर आर का मिला जुला रूप है। अपनी इंडियन करेंसी क्या है भाई? इंडियन करेंसी जो है वो क्या है? रुपया है ना, रुपी है ना, इंडियन करेंसी रुपी है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, नेशनल करेंसी राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो देवनागरी के अक्षर र और रोमन अक्षर आर है ना, देख रहे हो ना आप, आर, ये ऐसे आर ऐसा होता है और र कैसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, उन दोनों का मिला जुला स्वरूप है ये। और देवनागरी के अक्षर र को बीच में एक रेखा काटती है, देवनागरी के अक्षर र को बीच में से एक रेखा काटती है, जो तिरंगे का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, ट्राई कलर को दर्शाती है। ये बीच में से जो रेखा काट रही है वो क्या दर्शा रही है? तिरंगे को दर्शा रही है। ठीक है, मतलब तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आशय समानता भी है, ये आप देख रहे हो, इसका आशय समानता भी। ऊपर आप देख रहे हो समानता, इक्वल का साइन बन रहा है ऊपर, ऐसा आप देख रहे हो ऊपर, ये वाला, ये इक्वल का साइन बन रहा है, तो इसका आशय समानता से भी है। वर्ष 2010 में डी उदय कुमार ने इसे तैयार किया। ये जो डिजाइन है वो डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया। क्रिएटिविटी देखो इस इंसान की, क्रिएटिविटी। जब भारत सरकार ने ये निकाला कि भाई इंडिया की करेंसी के लिए हमें सिंबल चाहिए, तो डी उदय कुमार ने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि रुपये का क्या होता है? र होता है, रुपया हमारी करेंसी है तो र है, इक्वलिटी का साइन, ट्राई कलर, इन्होंने कितना प्यारा जो है वो हमारी करेंसी का सिंबल बनाया है। उन्होंने देखा कि यदि डॉलर का निशान जो है, डॉलर का निशान इस तरीके से हो सकता है, राइट, तो हमारे रुपये का निशान इस तरीके का क्यों नहीं हो सकता? तो काफ़ी प्यारा सिंबल इन्होंने भारतीय करेंसी को दिया। सो नेशनल करेंसी, द सिंबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ देवनागरी लेटर, राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ देवनागरी लेटर, that is र एंड रोमन लेटर आर विथ अ स्ट्राइप। ये जो स्ट्राइप है ये वाली, विथ अ स्ट्राइप कटिंग एट द मिडिल टू रिप्रेजेंट द ट्राई कलर, और ये इक्वलिटी को भी दर्शाता है, ये इक्वलिटी को भी दर्शाता है। नाउ, राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट, इंडिया गेट।
इंडिया गेट को राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है, नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया है। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट है। ये देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। सबसे बड़ा जो युद्ध स्मारकों में शामिल यदि कोई है तो वो इंडिया गेट है। इंडिया गेट देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकते हैं इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो इंडिया गेट का डिज़ाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता था। फिर से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे पहले क्या कहते थे? तो इसे पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था। सो इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो द नेशनल मॉन्यूमेंट इज इंडिया गेट. India Gate, one of the largest war memorials, is situated in the heart of New Delhi, is the National Monument of India. It was erected, or it was built in memory of 90,000 soldiers who lost their life fighting in the World War I and Afghan War for the British Army. It was designed by Sir Edwin Lutyens. Earlier it was called as All India War Memorial. इससे पहले All India War Memorial के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? सो इंडिया गेट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट, ये भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज भारत राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों में से अब एक लास्ट में हम और पढ़ते हैं, राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत, ये भूलना मत, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी, देवनागरी लिपि भी जिसको कहते हैं, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा है। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। देवनागरी लिपि भी कहते हैं इसे राजभाषा रूप में 14 सितंबर 1949 को संविधान ने मान्यता दी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, भारत के अंदर हम लोग रहते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमको होनी ही चाहिए। याद रखना, राजभाषा के रूप में हिंदी को जो दर्जा मिला, देवनागरी लिपि को जो दर्जा मिला, वो 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसको मान्यता दे दी। और इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं है कि केवल भारत के अंदर केवल हिंदी यूज़ होगी, इसके साथ में शासकीय कार्यों के लिए, शासकीय ऑफिशियल कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है कि शासकीय कार्यों के लिए इंग्लिश का भी यूज़ किया जा सकता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, फिर से बहुत बहुत खास, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब 22 भाषाएं हैं। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब इसकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में अब के अंदर तो 14 थी, अब कितनी है? 22 भाषाएं। हिंदी, मलयालम, बंगाली, असमिया, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। इन भाषाओं को टोटल मिलाकर अब जो कितनी भाषाएं हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। तो संविधान की 8वीं सूची में तो केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन अब ये भाषाएं 22 हो चुकी है। अभी आज की डेट के अंदर यदि देखें तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं। तो एस्पायरेंट्स, ये थे हमारे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक। ये जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये आपको सबको आना ही चाहिए। भारत के अंदर हम लोग रहते हैं, ये जानकारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जानकारी को आप हमेशा अपने पास में रखें। इसकी जो PDF है उसको भी डाउनलोड करके अपने पास में
रख लें, ये महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग आपके लिए रोजाना बहुत बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कीजिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं और ये कमेंट हमें ताकत देते हैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट लाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे मिशन कंपटीशन में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ में। धन्यवाद।